Hello everyone, welcome back to Insight into Economics. Today we will discuss most 10 questions on the net economics paper. So today we will see that the assertion and reasoning questions जो आते हैं वो कैसे सॉल्व करते हैं. उसमें assertion और reason दिया होता है और हमें select करना होता है कि A सही है, R सही है या R सही explanation है A की या नहीं. So the first question is A given है गिफेंस पैराडॉक्स रेयरली अकर्स इन द रियल वर्ल्ड और उसका रीज़न गिवन है कि इन्फीरियर गुड्स आर नैरोली डिफाइंड फॉर विच सुटेबल सब्सटीट्यूट्स आर अवेलेबल. तो जो ए है असर्शन है वो तो है कि गिफन पैराडॉक्स क्या होता है. गिफन पैराडॉक्स होता है जिसमें जो इनकम इफ़ेक्ट होता है, इनकम अगर इंक्रीज़ हो रही है तो हमारी जो डिमांड होगी वो डिक्रीज़ होगी. ये हमारा ऑपोजिट होता है नॉर्मल से. और अगर प्राइस इंक्रीज़ हो रहा है तो डिमांड भी इंक्रीज़ होगी. ये हमारा गिफन पैराडॉक्स कहता है. तो गिफन पैराडॉक्स रियल वर्ल्ड में बहुत रेयरली अकर होता है, ये तो सही है. बट आर जो है कि इन्फीरियर गुड्स नैरोली डिफाइंड है और सुटेबल सब्सटीट्यूट्स अवेलेबल होते हैं. इन्फीरियर गुड्स के कभी भी सुटेबल सब्सटीट्यूट्स नहीं होते, इसलिए ये रॉन्ग हो गया. सो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा कि ए तो सही है बट आर इज़ इनकरेक्ट, दैट इज़ सी ऑप्शन. Now the second question is, according to the life cycle theory of consumption, an individual level of consumption depends not just on current income but also on long run expected earnings. और इसका रीज़न क्या कहता है कि इंडिविजुअल्स आर अज्यूम टू प्लान अ पैटर्न ऑफ एक्सपेंडिचर बेस्ड ऑन एक्सपेक्टेड अर्निंग्स ओवर लाइफ टाइम. सो जो असर्शन है, जो लाइफ साइकिल थ्योरी है वो क्या कहती है, लाइफ साइकिल थ्योरी हमारी यही कहती है कि जो इंडिविजुअल की कंजम्पशन होती है वो सिर्फ उसकी करंट इनकम पे ही डिपेंड नहीं करती, बल्कि वो लॉन्ग रन में क्या अर्न करेगा वो भी उस पर भी डिपेंड करती है उसकी कंजम्पशन. सो ए इज़ करेक्ट. और जो रीज़न है कि इंडिविजुअल्स क्या करते हैं, वो अज्यूम कर लेते हैं और एक प्लान बना लेते हैं कि वो कैसे कैसे एक्सपेंडिचर करेंगे लाइफ टाइम की अर्निंग्स को एक्सपेक्ट करके. सो रीज़न इज़ ऑल्सो करेक्ट और एक करेक्ट रीज़न है इस असर्शन का. सो द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी, दैट इज़ बोथ ए एंड आर करेक्ट एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. नाउ द थर्ड क्वेश्चन, थर्ड इज इफेक्टिव डिमांड कैन बी इंक्रीज बाय मोर इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ. पहले तो इफेक्टिव डिमांड होती क्या है. इफेक्टिव डिमांड वो डिमांड होती है जिसमें विलिंगनेस भी होती है कि किसी को कुछ चाहिए, किसी की डिमांड है तो वो उसको लेने के लिए विलिंग भी है, और दूसरा होती है एबिलिटी कि वो उसे लेने के लिए एबल भी है, मीन्स उसके पास इतने पैसे भी, इतनी इनकम उसकी है. सो जो इफ़ेक्टिव डिमांड होगी वो कब इंक्रीज़ हो सकती है, जब इक्वली हम वेल्थ को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. मतलब अगर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो हमारी इफ़ेक्टिव डिमांड इंक्रीज़ होगी क्योंकि लोगों की इनकम इक्वल होगी और उनकी जो इनकम होगी वो इंक्रीज़ होगी. तो और इसका जो रीज़न है कि अगर 30 और 40 एंटिटीज़ हैं जिनकी इनकम 1 लाख से 5 लाख के बीच में है, वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव डिमांड क्रिएट करेगी एज़ कम्पेयर टू द सिंगल बिजनेस फर्म जिसकी 10 लाख अ ईयर है. जैसे कि अभी हमने देखा कि इफ़ेक्टिव डिमांड के लिए क्या चाहिए होता है, इनकम, और वो भी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो. तो इसलिए अगर 30 और 40 एंटिटीज़ है जिनकी इनकम इक्वली 1 to 5 लाख के बीच में है, उसकी इफ़ेक्टिव डिमांड ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू एक फर्म जिसकी ज़्यादा इनकम है. तो इसलिए रीज़न भी ठीक है और असर्शन भी ठीक है. सो द करेक्ट ऑप्शन इज़ बोथ ए एंड आर करेक्ट एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. Now fourth question is, K by L ratio will adjust through time in the direction of equilibrium ratio. K by L ratio क्या होती है, कैपिटल बाय लेबर रेशो. ये क्या बताती है कि कब हमारी कैपिटल इंक्रीज़ होगी और लेबर डिक्रीज़ होगी, या इन दोनों की रेशो को बताती है. तो K by L रेशो जो होती है वो टाइम के साथ क्या होती है, एडजस्ट हो जाती है. ये हमें सोलो ने दिया था. सोलो ग्रोथ मॉडल में सोलो क्या कहता है कि अगर टेक्निकल कोफिशिएंट्स होते हैं कि जो इनपुट्स हमें आउटपुट को प्रोड्यूस करने के लिए चाहिए होते हैं, तो सोलो कहता है कि अगर टेक्निकल कोफिशिएंट्स वेरिएबल हैं, अगर टेक्निकल कोफिशिएंट्स वेरी कर रहे हैं, हम उनको बढ़ा सकते हैं या कम कर सकते हैं, तो K by L रेशो जो है वो टाइम के साथ क्या होगी, इक्विलिब्रियम रेशो पे पहुंच जाएगी. फॉर एग्जांपल सपोज अगर K by L रेशो ज़्यादा है, मींस अगर ये ज़्यादा है तो मतलब कि K क्या है हमारा ज़्यादा है और L क्या है कम है, तो
हम क्या करेंगे, टेक्निकल कोफिशिएंट के थ्रू कैपिटल क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। कैपिटल कम क्यों हो जाएगी, क्योंकि अगर कैपिटल ज़्यादा है, लेबर कम है, मींस लेबर की इनकम भी कम होगी। लेबर की इनकम कम होने की वजह से क्या होगा, डिमांड कम हो जाएगी और उसकी वजह से इन्वेस्टमेंट ज़्यादा नहीं होगी। इनकम कम हो गई तो इन्वेस्टमेंट ज़्यादा नहीं होगी, जिस वजह से हमारी कैपिटल क्या होगी, रिड्यूस होनी स्टार्ट हो जाएगी और उसकी वजह से K/L क्या होगा, वो रिड्यूस हो जाएगा। और इसकी वजह से क्या है कि वो जो K/L रेशो ज़्यादा थी वो इक्विलिब्रियम रेशो पे पहुंच जाएगी। तो इसलिए सोलोंग कहता है कि जब टेक्निकल कोफिशिएंट्स हैं तो K/L रेशो क्या होगी, एडजस्ट कर लेगी अपने आप को। सो इसके जो ऑप्शंस हैं उसमें हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा कि बोथ A एंड R आर करेक्ट एंड R इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A. Now fifth question is, financial inclusion is desirable to help weaker sections of society in the country. Financial inclusion होता क्या है, फाइनेंशियल इंक्लूजन होता है कि जब जितने भी हमारे वीकर सेक्शन या फिर जितनी भी क्लासेस हैं सब में हम इक्वली फाइनेंशियल सर्विसेज को अवेलेबल कराएं और वो एक्सेस कर सके। फाइनेंशियल सर्विसेज होती हैं लाइक बैंकिंग, लोन्स, इक्विटीज़, इन सब की जो सर्विसेज अगर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट की जाए हर एक सेक्शन में तो इसे हम कहेंगे फाइनेंशियल इंक्लूजन। सो फाइनेंशियल इंक्लूजन से वीकर सेक्शंस को तो फ़ायदा होगा ही। दिस इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नाउ इसका रीज़न क्या है कि जो इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी है वो प्रमोट होनी चाहिए ताकि डेवलपमेंट बेनिफिट्स मासेस को पहुंच सके। ये भी सही है क्योंकि फाइनेंशियल इंक्लूजन में क्या है, इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी चाहिए। इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी से क्या होगा कि जो बैंक और लोन्स हैं उनके पास पैसे आएंगे और वो पुअर की हेल्प कर सकेंगे। सो इसका रीज़न भी ठीक है, डेवलपमेंट बेनिफिट्स मासेस को हो जाएंगे। सो इसका भी आंसर क्या होगा कि बोथ A एंड R आर करेक्ट एंड R इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, जिसमें असर्शन कहता है कि स्टेशनरी स्टेट इज़ द एंड ऑफ प्रोसेस ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन। स्टेशनरी स्टेट होती है हमारी स्टडी स्टेट। स्टडी स्टेट पे क्या होता है, जो कैपिटल होती है वो भी कांस्टेंट हो जाती है, कांस्टेंट कैपिटल होती है और कांस्टेंट ही पॉपुलेशन होती है। ठीक है, और ये किस वजह से होता है, क्योंकि हमारे जो रिसोर्सेज हैं वो स्कार्स है, स्कार्सिटी है हमारी इकोनॉमी में रिसोर्सेज की। तो जो कैपिटल है वो ही इकोनॉमी को स्टेशनरी स्टेट पे लेके जाती है। नेचुरल रिसोर्सेज को फुली यूटिलाइज करके जब हम स्टेशनरी स्टेट तक पहुंचते हैं तो उसकी रीज़न भी कैपिटल ही होता है और स्टेशनरी स्टेट पे पहुंचने के बाद जो कैपिटल फॉर्मेशन होता है उसका प्रोसेस एंड हो जाता है। सो बोथ आर करेक्ट। सो इसका ऑप्शन होगा कि बोथ A एंड R आर करेक्ट एंड R इज़ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A. नाउ द सेवंथ क्वेश्चन इज, असर्शन कहता है कि इन्वेस्टमेंट हैज़ ऑल्सो अ सप्लाई इफेक्ट, और इसका रीज़न क्या है कि क्यों, बिकॉज इट रेजेज द कैपेसिटी टू प्रोड्यूस। सप्लाई इफेक्ट क्या होता है, इन्वेस्टमेंट से क्या होगा, इन्वेस्टमेंट से क्या होगा कि कैपिटल ज़्यादा आएगी। कैपिटल ज़्यादा होने की वजह से प्रोडक्शन ज़्यादा हो रही है, प्रोडक्शन की वजह से अगर प्रोडक्शन ज़्यादा है तो मीन्स सप्लाई ज़्यादा है। तो इसका जो इन्वेस्टमेंट का है वो सप्लाई इफेक्ट आ गया कि इन्वेस्टमेंट से सप्लाई इफेक्ट हो रहा है। और ये क्यों हो रहा है, वो इसलिए हो रहा है क्योंकि इन्वेस्टमेंट की वजह से जो कैपिटल हमें मिली है इसकी वजह से हमारी जो कैपेसिटी है प्रोड्यूस करने की वो इंक्रीज़ हो जाती है। तो ये जो इसका असर्शन है कि इन्वेस्टमेंट का सप्लाई इफेक्ट होता है, इसका ये रीज़न बिल्कुल ठीक है क्योंकि इन्वेस्टमेंट की वजह से कैपिटल आ रही है और जिससे हमारी कैपेसिटी इंक्रीज़ हो रही है। सो द ऑप्शन B is correct that both A and R are correct and R is the correct explanation of A. Now the eighth question is, gold standard was finally given up after the Second World War. जो गोल्ड स्टैंडर्ड है वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1971 में गोल्ड स्टैंडर्ड को क्या किया गया था, ख़त्म किया गया था। तो ये बिल्कुल ठीक है। और जो इसका रीज़न है कि कंट्रीज़ एट डिफरेंट रेट्स ऑफ इन्फ्लेशन, ये तो ठीक है कि कंट्री में जो इन्फ्लेशन था वो डिफरेंट था 1970s में, ये रीज़न तो ठीक है। बट ये रीज़न इसके लिए कि गोल्ड स्टैंडर्ड ख़त्म क्यों हुआ था, गोल्ड स्टैंडर्ड क्यों ख़त्म हुआ था, डिप्रेशन की वजह से। 1933 में जो डिप्रेशन आया था उसकी वजह से गोल्ड स्टैंडर्ड को क्या किया गया था, कम किया गया था और फाइनली 1971 में गोल्ड स्टैंडर्ड बिल्कुल ख़त्म हो गया था। तो ये रीज़न, वैसे तो ये जो लाइन है वो ठीक है बट ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है इसकी। सो द ऑप्शन B इज़ करेक्ट दैट बोथ A एंड R आर करेक्ट, बट R जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है A की।
नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन 9, जिसका असर्शन है कि डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट इज प्रेजेंट इन द इंडियन एग्रीकल्चर। डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है कि जितनी लेबर की नीड है उससे ज़्यादा लेबर एक फार्म पे या एक जगह पे काम कर रही है, तो डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट होती है इंडियन एग्रीकल्चर में। और वो क्यों होती है? क्योंकि जो हमारी इंडिया में लेबर इतनी ज़्यादा है, लेबर ज़्यादा होने की वजह से क्या है, एग्रीकल्चर कहाँ पे होता है? रूरल एरियाज़ में। सो रूरल एरियाज़ में क्या होता है, ज़्यादातर सीजनल एम्प्लॉयमेंट होती है कि सीज़न वाइज उन्हें काम मिलता है, सीज़न वाइज काम मिलता है। और रूरल एरियाज़ हैं तो इसकी वजह से जब सीज़न नहीं होता तो एक ही फार्म पे एक ही फैमिली के सब लोग काम करने लग जाते हैं, एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ में एंगेज हो जाते हैं, तो इसलिए क्या हो जाती है? डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। सो ये तो करेक्ट है। इसके बाद जो इसका रीज़न है कि मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ एग्रीकल्चर इज़ क्लोज टू ज़ीरो। इसका मतलब क्या हुआ कि जब सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट है उस केस पे क्या हो रहा है कि जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी हो रही है एग्रीकल्चर की वो ज़ीरो हो रही है। कि हम अगर कहीं से कोई लेबर, किसी फार्म से कोई लेबर कम भी कर रहे हैं या लेबर बढ़ा भी रहे हैं, तब भी उससे जो हमें एडिशनल प्रोडक्शन मिल रही है वो क्या मिल रही है? ज़ीरो ही मिल रही है, उन लेबर का कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर किसी फार्म पे 4 लेबर की ज़रूरत है बट उस फार्म पे 6 लेबर्स काम कर रही हैं, तो जो रिमेनिंग की 2 लेबर हैं, जो रिमेनिंग 2 लेबर हैं वो क्या है? एक्स्ट्रा है, और उनकी जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी है वो क्या है? ज़ीरो है। तो इसलिए इसका असर्शन भी ठीक है और इसका रीज़न भी ठीक है कि मार्जिनल प्रोडक्टिविटी जो होती है एग्रीकल्चर की वो ज़ीरो होती है, उसकी वजह से क्या होता है? डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट होती है। तो इसका आंसर होगा कि बोथ ए एंड आर करेक्ट एंड आर इज़ करेक्ट ऑप्शन ऑफ ए। सॉरी, बी नहीं है, मैंने बी पे टिक कर दिया था। नाउ द 10th इज़ असर्शन कहता है कि संक कॉस्ट आर नॉट रिलेवेंट टू इकोनॉमिक डिसीजंस। संक कॉस्ट होती क्या है? संक कॉस्ट वो कॉस्ट होती हैं जहाँ जो हम पहले जो एक फर्म कर चुकी है। फॉर एग्ज़ाम्पल, किसी फर्म को कोई इन्वेस्टमेंट करनी है, उसने एक इन्वेस्टमेंट कर दी, अब वो कॉस्ट वापस नहीं आ सकती। या फिर किसी फर्म ने प्रमोशन के लिए एडवर्टाइजमेंट करी, तो प्रमोशन के लिए जो एडवर्टाइजमेंट हुई उसके जो कॉस्ट है वो लग चुकी, अब वो कॉस्ट वापस नहीं आ सकती। अगर वो फर्म फेल भी होती है तब भी वो कॉस्ट वापस नहीं आ सकती, उसी को हम बोलते हैं संक कॉस्ट। तो जो संक कॉस्ट होती है वो रिलेवेंट नहीं होती इकोनॉमिक डिसीजंस के लिए। ये बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि जो इकोनॉमिक डिसीजंस होते हैं वो फ्यूचर कॉस्ट पे डिपेंड करते हैं कि हमारी जो फ्यूचर कॉस्ट होगी वो क्या होगी, ना कि जो संक कॉस्ट, जिसे हम पास्ट कॉस्ट भी कहते हैं। तो हमारे जो डिसीजंस होते हैं वो पास्ट पे डिपेंड नहीं करते बल्कि फ्यूचर पे डिपेंड करते हैं। तो इसलिए ऑप्शन ए इज़ करेक्ट एंड द आर दैट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ सच रिसोर्सेज इज़ ज़ीरो। इन रिसोर्सेज की, जिन रिसोर्सेज पे वो संक कॉस्ट लगी है, फॉर एग्जांपल दी प्रमोटिंग एक्टिविटीज़, वो जो रिसोर्सेज लगे प्रमोट करने के लिए उनकी जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है वो ज़ीरो होती है, क्योंकि उस कॉस्ट की जो संक कॉस्ट होती है वो खुद ही एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। तो इसलिए संक कॉस्ट की कोई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट नहीं होती। तो इसका रीज़न भी बिल्कुल ठीक है। सो द ऑप्शन ए इज़ करेक्ट दैट बोथ ए एंड आर करेक्ट एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. So that is all for today, and the next video I will upload more 10 questions, maybe this type or maybe the other type. Till then, keep practicing and do watch my other video and my previous video from the channel playlist. And if you haven't subscribed, then do subscribe the channel. And if you have any doubts, you can either ask me here or you can ask me on the Instagram, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने मेंशन कर दिया है. Thank you.